हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम रिवीजन सुपर रिवीजन में टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारा कौन सा, रिवर्स चार्ज क्या है मैकेनिज्म। तो आइए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ध्यान रखिएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑलवेज पेमेंट किस में होगा, ई कैश से ही करना पड़ेगा। इसका पेमेंट आप ई क्रेडिट लेजर मतलब आईटीसी से नहीं कर सकते। सेकंड बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें ये आपकी आउटपुट लायबिलिटी में, ये आपकी क्या है आउटपुट लायबिलिटी में ऐड जरूर हो जाएगा। ये आपके आउटपुट लायबिलिटी में क्या होगा, ऐड जरूर होगा, लेकिन इसका पेमेंट आप आईटीसी से नहीं, किससे करेंगे, ई कैश से करेंगे। अब एक बात और ज्यादा ध्यान से समझिएगा, अगर आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जिस पे आप पे फॉरवर्ड चार्ज है और एक पे क्या है आरसीएम है, तो आपको सेक्शन 17 के पर्पस से आपको अपने आईटीसी का इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का और आपको कैपिटल गुड्स के आईटीसी का रूल 42 से और रूल 43 के प्रोविजन से आईटीसी का क्या करना पड़ेगा, अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप आरसीएम वाली क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा भी है तो भी सेक्शन 23 के प्रोविजन से, सब सेक्शन 2 के प्रोविजन से आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कंडीशन से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है, आपको क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ओके, अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हैं और अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई दी है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो उस आरसीएम वाली सप्लाई पे आप कंपोजिट रेट से टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे, आप उस पे नॉर्मल रेट से ही आपको क्या करना पड़ेगा, उस पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, अगर आप आरसीएम वाली सप्लाई कर रहे हैं और किसके थ्रू कर रहे हैं, आप ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं, अगर आप किसके थ्रू, ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा। अगर आपने गवर्नमेंट को आरसीएम वाली क्या करी है, सप्लाई करी है, तो गवर्नमेंट उस पर क्या नहीं करेगी, टीडीएस नहीं करेगी। जहां एंटायर टैक्स ही क्या करना है, रिसिपिएंट को पे करना है, तो वहां तो ना तो टीडीएस होगा और ना ही क्या होने वाला है, टीसीएस होने वाला है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम एंट्री करने वाले हैं वो जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट क्या है, एजेंसी है। सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, ये एक ऐसा आरसीएम है जो हमारे एग्जाम पर्पस से और प्रैक्टिकल पर्पस से सभी पे क्या होता है, एप्लीकेबल हो जाता है। एग्जाम में जो भी हमारा न्यूमेरिकल आता है उसके अंदर आरसीएम सेट करना हमारे एग्जामिनर के लिए, आईसीआई के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हमारे आरसीएम एंट्री में सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो है वो है कौन सा है, जीटीए है। तो आइए हम उसको करते हैं और उसके वर्डिंग्स को समझते हैं। हमको कहा जा रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट क्या है, एजेंसी है, जो रोड के थ्रू गुड्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो कंसाइनमेंट नोट क्या करते हैं, इशू करते हैं। कंसाइनमेंट नोट, अगर आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और अगर आप कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहे हैं तो आप जीटीए नहीं है और आपके द्वारा सप्लाई गई सर्विस जीएसटी के अंदर क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो ये तो हो गए आप कैटेगरी ऑफ कौन से हो गए, सप्लायर हो चुके हैं। अब हम समझते हैं कि रिसिपेंट कौन है। यहां यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रिसिपेंट जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं जो भी जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे वो नॉर्मल रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपोजिशन है, चाहे वो 22 से रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपलसरी रजिस्टर्ड है, चाहे वो वॉलंटरी रजिस्टर्ड है, वो जैसे भी क्या है रजिस्टर्ड है, अगर रिसिपेंट आपका रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर क्या होगा, आरसीएम प्रोविजन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब ऐसे रिसिपेंट जो जीएसटी में हो सकता है कि क्या ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, जो जीएसटी में क्या ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, तो भी उनके ऊपर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। वो है हमारे कौन से, फैक्ट्री। लेकिन फैक्ट्री में जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि वो हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्री की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जिनके ऊपर फैक्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट मतलब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का प्रोविजन क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अगर आप ऐसे फैक्ट्री हो जिनके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रोविजन गवर्न नहीं होते हैं, तो फिर उस केस में आपके ऊपर क्या नहीं आएगा, आरसीएम नहीं आएगा, प्रोवाइडेड आप जीएसटी लॉ में क्या ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, या फिर आप क्या हो, सोसाइटी हो, आप क्या हो, सोसाइटी। हम उन एंट्रीज की बात कर रहे हैं, उन रिसिपेंट की बात कर रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी उनके ऊपर क्या आएगा, आरसीएम आएगा। पहला तो हमने पढ़ा था फैक्ट्री, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वाले। अब हम पढ़ रहे हैं कौन से, सोसाइटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुए हो अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कौन सा है, 18 क्या है, 60 है। या फिर आप क्या होनी चाहिए, कोऑपरेटिव क्या हो, सोसाइटी हो, जो इंडिया में एट प्रेजेंट या एप्लीकेबल जो भी लॉ हो उससे क्या हुए हो, एस्टेब्लिश हुए हो। या फिर रिसिपेंट क्या हो, बॉडी क्या हो, कॉर्पोरेट हो। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आ जाते हैं और अदर देन क्या होते हैं, जो कंपनीज एक्ट से इनकॉर्पोरेट नहीं हो वो भी उसके अंदर क्या होते हैं, कवर होते हैं। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स क्या होती है, एलएलपी होती है। अब इसमें एक बात ध्यान से समझना, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो भी उसके ऊपर आरसीएम आएगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसके ऊपर क्या आएगा, आरसीएम आएगा। और इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है एसोसिएशन ऑफ किसको, पर्सन को। तो ये कैटेगरी ऑफ रिसिपेंट आपको दिए गए हैं, बहुत रेलेवेंट है,
समझना, पहले जो जीएसटी लॉ के अंदर क्या है, जो भी जीएसटी लॉ के अंदर क्या है रजिस्टर्ड है, ओके, उनके लिए आरसीएम की क्या की गई है, बात की गई है। इसके बाद में बात की गई है जिनके ऊपर भी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो भी सोसाइटीज रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से क्या है रजिस्टर्ड है, जो भी क्या है कोऑपरेटिव क्या है सोसाइटी है, ओके, और लॉ से क्या हो रखे हो, एस्टेब्लिश हो रखे हो। इसके बाद में क्या हो, आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, पार्टनरशिप क्या हो, फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो, या फिर आप एसोसिएशन ऑफ क्या हो, पर्सन हो। अब इसमें एक बात ध्यान से समझना, आरसीएम तभी आएगा जब रिसिपेंट क्या हो, टैक्सेबल टेरिटरी में हो। अगर आप क्या हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो लेकिन आप टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं हो, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या नहीं आता है, आरसीएम नहीं आता। तो हमने सप्लायर तो पढ़ लिया, जीटीए, रिसिपेंट भी पढ़ लिया। अब उसके ऊपर आरसीएम आने की जो नेक्स्ट कंडीशन है वो तभी है कि जीटीए 6% वाली रेट से क्या ना कर रहा हो, टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा हो, मतलब उसने 12% वाली रेट ऑप्ट नहीं करी हो। जीटीए पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, या फिर तो 12% ले लो और फुल आईटीसी ले लेना, या फिर अगर आपको आईटीसी की फफूंद में नहीं पड़ना हो तो रेट हम आपकी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और वो रेट हो जाएगी कितनी है, 5%। जब रेट 5% है तो ही क्या आएगा, आरसीएम आएगा, तो ही आरसीएम आएगा। और जब आरसीएम आएगा तो 5% की रेट से ही रिसिपेंट को जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर जीटीए ने 12% वाली रेट ऑप्ट कर ली है तो वो चाहता है कि मैं सारा आईटीसी लूं, और अगर वो आईटीसी लेना चाहता है तो आईटीसी को यूटिलाइज कैसे करेगा, आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी के पेमेंट में यूटिलाइज करेगा, तो फिर उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की है, मान लीजिए जीटीए है लेकिन वो क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड पे ना तो 5% वाली रेट एप्लीकेबल होती है, ना ही उसके ऊपर 12% वाली रेट एप्लीकेबल होती है। और रिसिपेंट कौन है, जो अभी आपको बताए थे स्पेसिफाइड रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है, या फिर क्या है फैक्ट्रीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो भी उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि आरसीएम की एंट्री क्या बोल रही है, जीटीए ऐसा होना चाहिए जो 6% की रेट से टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा हो। 6% की रेट से टैक्स का पेमेंट नहीं करने का मतलब क्या होता है, या फिर तो 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो, तो उस दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, आरसीएम वाला क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान से समझना, अगर आपने 5% वाली रेट क्या करी है, ऑप्ट करी है, और अगर आपके रिसिपेंट ये स्पेसिफाइड है तो आरसीएम आएगा, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो जीटीए को ही टैक्स का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और ज्यादा ध्यान से समझना, अगर जीटीए क्या है, अनरजिस्टर्ड है, अगर जीटीए क्या है, अनरजिस्टर्ड है, ओके, और रिसिपेंट उसके कौन है, स्पेसिफाइड रिसिपेंट है, तो वहां तो आरसीएम आ जाएगा। और अगर रिसिपेंट क्या नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो ना तो उनके ऊपर आरसीएम आएगा और ना ही अनरजिस्टर्ड जीटीए को उस पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें एक बहुत जो ध्यान से समझने की बात है, हमने पढ़ा है कि आप कौन होने चाहिए, स्पेसिफाइड क्या होने चाहिए, रिसिपेंट होने चाहिए। अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर आप स्पेसिफाइड रिसिपेंट नहीं हो, आप जैसे कि मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर रहा है, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, तो उसको हमने एग्जेम्पशन वाले की टॉपिक में एंट्री से, नोटिफिकेशन से क्या कर दिया है, एग्जेम्प्टी कर दिया है। तो क्या कर दिया है, एग्जेम्प्टी कर दिया। अगर आप क्या हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, इवन अगर आप अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी हो तो भी क्या हो जाओगे, एग्जेम्प्ट हो जाओगे। फिर उस ट्रांसपोर्टेशन पे कोई भी जीएसटी क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। किस पे, अगर आप अनरजिस्टर्ड क्या हो रहे हो, रिसिपेंट हो रहे हो, और ना ही फैक्ट्री हो, ना ही बॉडी कॉर्पोरेट हो, ना ही पार्टनरशिप फर्म हो, ना ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, ना ही सोसाइटी हो, ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और ना ही जीएसटी में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। मतलब इनके अलावा आप जो भी हुए हो और 5% वाली रेट ऑप्ट करिए, या फिर आप अनरजिस्टर्ड हो, तो फिर ऐसी स्थिति में उनको क्या कर दिया, अब एग्जेम्प्ट कर दिया। अब उनको क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब इसमें एक बात जो बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की है वो ये है, आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आप रजिस्टर्ड है सेक्शन 51 के पर्पस से। सेक्शन 51 का मतलब होता है आप और सिर्फ टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है, आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्शन की वजह से रजिस्टर्ड है। एज ए टैक्सेबल पर्सन आप जीएसटी में क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। आई रिपीट, आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्ट करने के पर्पस से आप रजिस्टर्ड हुए, लेकिन एज ए टैक्सेबल पर्सन आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। ना तो आपके आउटवर्ड सप्लाई की वजह से रजिस्टर्ड है, और ना ही और किसी की वजह से आप 24, 22 से और वॉलंटरी रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप टीडीएस के पर्पस से रजिस्टर्ड हैं। प्लस आप कौन है, टीडीएस किस पे एप्लीकेबल होता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे, यूनियन टेरिटरीज के क्या है डिपार्टमेंट पे, लोकल अथॉरिटीज पे और गवर्नमेंट एजेंसीज पे। तो ऐसी स्थिति में आरसीएम नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड हैं तो फिर उस केस में आरसीएम नहीं आएगा। अगर आप टीडीएस के साथ में एज ए टैक्सेबल पर्सन भी अगर रजिस्टर्ड हैं तो फिर क्या आएगा, आरसीएम आएगा। और ये एग्जेम्पशन आरसीएम नहीं आएगा, किसको कहा इन्होंने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की क्या है एजेंसीज है, और कौन है, लोकल क्या है अथॉरिटीज है। अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा क्या समझनी है, ध्यान से समझनी है, इन तीन केस पे क्या नहीं आएगा, आरसीएम नहीं आएगा। लेकिन एग्जेम्पशन वाले टॉपिक में जाके उन्होंने बोल दिया है ना तो हम इस पे आरसीएम आने देंगे और ना ही उस पे क्या लगने देंगे, जीएसटी लगने देंगे। मतलब ना तो आरसीएम आएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पे नहीं करना है, गवर्नमेंट एजेंसीज को पे नहीं करना है, लोकल अथॉरिटी को पे नहीं करना है, और ना ही उस पे अब किसको पे करना है, जीटीए को क्या करना है, पे करना है। मतलब दो दो चीजों से एग्जेम्पशन दे दी है। एक तो किससे एग्जेम्पशन दे दी, आरसीएम से एग्जेम्पशन दे दी है, और दूसरा उस सप्लाई को ही इन्होंने क्या कर दिया है, एग्जेम कर दिया। और क्या कहा, इट मे बी नोटेड दैट सैड सर्विस जहां रिसिपेंट कौन है, जो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है, हैज बीन क्या है, साइमल्टेनियसली साथ में आरसीएम से भी एग्जेम्पशन दे दिया और उस सप्लाई पे एग्जेम भी कर दिया है फ्रॉम पेमेंट ऑफ किससे, टैक्स से, उसको टैक्स से भी क्या कर दिया है, एग्जेम कर दिया गया है। तो इसका पूरा कनेक्शन किससे जुड़ता है, एग्जेम्पशन टॉपिक से क्या करता है, जुड़ता है। अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, सेक्शन 51 के अंदर जो टीडीएस के पर्पस से रजिस्टर्ड होते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। ओके, सब क्लॉज ए होता है, बी होता है, सी होता है और कौन सा होता है, डी होता है। ओके, ए बी सी तो इन्होंने क्या कर रखे हैं, स्पेसिफाई कर रखे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, और डी को ये क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं। अब इन्होंने जो आरसीएम से एग्जेम्पशन दी है और जो जीएसटी से एग्जेम्पशन दी है, मतलब दोनों ही एग्जेम्पशन उन्होंने 51 के सब सेक्शन 1 के सिर्फ क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी वालों को दी है। अगर आप क्लॉज डी में क्या हो रहे हो, फॉल हो रहे हो, और सिर्फ टीडीएस की वजह से अगर आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में आरसीएम भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा और जीएसटी पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कौन होते हैं वो होते हैं हमारी गवर्नमेंट की क्या होती है, बॉडी होती है, गवर्नमेंट की क्या होती है, अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट के क्या होते हैं, बोर्ड होते हैं, जिसमें 51% कम से कम 51% इक्विटी किसकी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो ऐसे जो भी गवर्नमेंट के बोर्ड है, गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जिसमें कम से कम 51% स्टेक किसका हो, सरकार का हो, तो वो क्लॉज डी के अंदर कवर होते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती है वो भी क्लॉज डी के अंदर क्या होती है, कवर होती है। गवर्नमेंट की जो सोसाइटीज होती है वो भी क्लॉज डी में कवर होती है। और बहुत ही विशेष प्रोविजन है, अगर वो टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है और सिर्फ टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है तो ना तो उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है और ना ही उस पे आरसीएम एग्जेम्प्ट है। जीएसटी भी लगेगा और उस गवर्नमेंट बॉडी को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट बोर्ड को, उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को, उस गवर्नमेंट की सोसाइटी को और उस गवर्नमेंट की पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को आरसीएम में टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जो एग्जेम्पशन दी है वो सिर्फ और सिर्फ 51 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए वालों को दी, क्लॉज बी और क्लॉज सी वालों को दी, क्लॉज डी वालों को इन्होंने क्या नहीं दी है, एग्जेम्पशन नहीं दी है। तो जो हमने पढ़ा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था। आइए अब चलते हैं, अब ये किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री हम बात कर रहे हैं जो सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट है। अगर आप इंडिविजुअल एडवोकेट हो, अदर देन क्या हो, सीनियर एडवोकेट हो, तो आपको एक बात समझने की है, अगर आप किसी दूसरे एडवोकेट को सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो, लीगल सर्विस दे रहे हो, अगर वो सामने वाला सीनियर एडवोकेट भी है तो भी वो सप्लाई जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है। अगर आपका रिसिपेंट अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो वो सप्लाई जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है। अगर आपका रिसिपेंट बिजनेस एंटिटी है लेकिन उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब अगर आप इंडिविजुअल एडवोकेट हो या फिर पार्टनरशिप फर्म ऑफ क्या हो, एडवोकेट हो, तो जीएसटी तभी लगेगा जब आप क्या हो, बिजनेस एंटिटी हो और प्रोवाइडेड ऐसी बिजनेस एंटिटी हो जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो रजिस्ट्रेशन कराने की जो थ्रेशोल्ड क्या है, लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उससे क्या कर रही हो, एक्सीड कर रही हो, तब क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। और जब जीएसटी लगेगा लीगल सर्विस में तो फिर उस केस में क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। प्रोवाइडेड रिसिपेंट क्या होनी चाहिए, बिजनेस क्या होनी चाहिए, एंटिटी जिसका पिछले साल का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या करे, एक्सीड करे, और प्लस वो रिसिपेंट का हो, टैक्सेबल क्या हो, टेरिटरी के अंदर हो।
सेम प्रोविजन विद किसके साथ में चलाएंगे, सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट की बात करें तो सीनियर एडवोकेट अगर क्या करता है, अदर देन बिजनेस एंटिटी को देता है तो वो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। जहां एग्जेम्प्ट है ना तो वो आरसीएम हो सकता है ना ही फॉरवर्ड चार्ज हो सकता है। अगर उन्होंने बिजनेस एंटिटी को दिया है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो वो लीगल सर्विस जो सीनियर एडवोकेट ने दी है वो भी क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो सीनियर एडवोकेट की द्वारा सप्लाई गई लीगल सर्विस कब टैक्सेबल होती है, जब रिसिपिएंट बिजनेस क्या हो, एंटिटी हो, बिजनेस एंटिटी हो। अब वो बिजनेस एंटिटी एडवोकेट भी हो सकते हैं। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की है। अगर मैं क्या हूं, जूनियर एडवोकेट हूं, मतलब अदर देन सीनियर एडवोकेट हूं, और मैं अगर किसी भी एडवोकेट को क्या दूं, सप्लाई दूं, किसी भी एडवोकेट को, वो बिजनेस एंटिटी हो, उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड भी कर रहा है तो भी वो एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं किसकी, सीनियर एडवोकेट की, और सीनियर एडवोकेट अगर किसी दूसरे एडवोकेट को दे, एडवोकेट मतलब बिजनेस एंटिटी, और जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या करे, एक्सीड करे, तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पे जीएसटी लगेगा और वो जीएसटी आरसीएम में लगेगा। प्रोवाइडेड रिसिपिएंट का होना चाहिए, टैक्सेबल किसमें होना चाहिए, टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है। और एडवोकेट अगर रिप्रेजेंटेशनल क्या देता है, सर्विसेज देता है, बिफोर एनी कोर्ट देता है, ट्राइब्यूनल देता है, ऑथोरिटी देता है, उसको भी हम जीएसटी लॉ में क्या मानते हैं, लीगल क्या मानते हैं, सर्विस ही मानते हैं। तो कहने का मतलब यह है जब भी लीगल सर्विस पे जीएसटी लगेगा तो वो अंडर क्या लगेगा, आरसीएम ही क्या होगा, लगेगा, अंडर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। चलिए आगे की एंट्री कवर करते हैं। अगर आप आर्बिट्रल क्या हो, ट्राइब्यूनल हो, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर अपनी सप्लाई करता है और वो किसको करता है, अदर देन बिजनेस एंटिटी, जीएसटी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अगर वो करते हैं बिजनेस एंटिटी जिसका पिछले साल का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है तो वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। और जब एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, आरसीएम होता है। मतलब ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका पिछले साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है वो रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करा है, प्लस वो किसमें, टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उस पे क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। यहां पर एक बात और बता देता हूं, अगर आप लीगल सर्विस दे रहे हो, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हो, आप एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, फर्म ऑफ एडवोकेट हो, आपका रिसिपिएंट कौन है, अगर क्या है गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर क्या है गवर्नमेंट है, तो फिर वो सप्लाई एग्जेम्प्ट कर दी गई है, वो सप्लाई क्या कर दी गई है, एग्जेम्प्ट कर दी है। प्रोवाइडेड गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अगर बिजनेस एंटिटी भी है और उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड भी कर रहा है तो भी वो सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट है। और जहां एग्जेम्प्ट हो गई है तो वहां पर आरसीएम का क्वेश्चन अराइज हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर लीगल सर्विस कौन लेते हैं, सरकार लेते हैं, तो वो जीएसटी लॉ में क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, यूनियन टेरिटरीज की जो होते हैं, लोकल अथॉरिटीज होते हैं, इनको क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप अगर स्पॉन्सरशिप स्पोर्टिंग इवेंट की हो रही है, किसकी हो रही है, स्पोर्टिंग इवेंट की हो रही है, तो वो तो जीएसटी लॉ में वैसे ही एग्जेम्प्ट है, वो तो वैसे ही क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब आप स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट नहीं है। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मोबाइल के पर्टिकुलर मॉडल को हम क्या करते हैं, हम उसका ऐड करते हैं। और स्पॉन्सरशिप में सिर्फ और सिर्फ ब्रांड को क्या करा जाता है, प्रमोट किया जाता है, ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। तो आरसीएम एडवर्टीजमेंट पे नहीं है, स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप है। सप्लायर जो है वो कोई भी हो सकता है। रिसिपेंट अगर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपेंट अगर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बिजनेस एंटिटी नहीं। बिजनेस एंटिटी में भी सिर्फ कौन से, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप क्या है, फर्म है, प्लस टैक्सेबल टेरिटरी। आरसीएम तभी आता है जब टैक्सेबल टेरिटरी हो, तो उसके ऊपर क्या आएगा, आरसीएम आएगा। अब सप्लायर खुद कौन हो सकता है, खुद भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, खुद पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सप्लायर कौन है, बस स्पॉन्सरशिप की क्या दी गई है, सर्विस दी गई है। और जो उस सर्विस का रिसिपेंट है वो कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप क्या है, फर्म है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सप्लायर
एनी पर्सन हो सकता है। और स्पॉन्सरशिप की सर्विस के अंदर रिसिपेंट कौन होता है? जिसका ब्रांड स्पॉन्सर हो रहा है वो रिसिपेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, ओप्पो है, वन प्लस है, तो ये कौन होंगे? रिसिपेंट होंगे, इनका ब्रांड प्रमोट हो रहा है। ओके, ये स्पॉन्सरशिप की सर्विस के क्या होने? रिसिपेंट है। और ये अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, तो ही इनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं और पढ़ते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई गई सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है लेकिन उसके ऊपर कभी आरसीएम नहीं है, उस पर आरसीएम नहीं है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट गवर्नमेंट की सप्लाई सर्विस टैक्सेबल है लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं है? आरसीएम नहीं है। किसके ऊपर आरसीएम नहीं है? स्पीड पोस्ट पे क्या नहीं है? आरसीएम नहीं है। कभी हमने रिसिपेंट ने जीएसटी जमा नहीं कराया। कौन जमा करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट पर भी आरसीएम नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, पोस्टल डिपार्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस सर्विस भी देता है, उस पे भी क्या नहीं है? आरसीएम नहीं है। एजेंसी सर्विस, कमीशन बेसिस पे काम करते हैं वो, उस पे भी क्या नहीं है? आरसीएम नहीं है। तो उस पे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही क्या करने वाला है? जीएसटी जमा कराने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, रेलवे में एसी क्लास से ट्रेवल कर रहे हो आप, रोडवेज की, गवर्नमेंट की रोडवेज से एसी बस से ट्रेवल कर रहे हो, टैक्सेबल है, उस पे आरसीएम नहीं है। कभी पैसेंजर ने आरसीएम में जीएसटी जमा नहीं कराया, हमेशा ही किसने कराया है? रेलवे डिपार्टमेंट ने, रोडवेज डिपार्टमेंट ने क्या करा है? डिपॉजिट करवाया है, क्योंकि इनके ऊपर आरसीएम नहीं है। किस पे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस और सर्विस इन रिलेशन टू कौन सा होता है? वेसल और क्या है? एयरक्राफ्ट। इनके ऊपर क्या नहीं है? आरसीएम नहीं है। वन मोर पे क्या नहीं है? आरसीएम नहीं है। और वो है कौन सा? रेंटिंग ऑफ कौन सा है? रेंटिंग ऑफ कौन सा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कुछ रेंट पे कर रहे हो तो उस पे आरसीएम आ सकता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, तो उसके ऊपर क्या नहीं है? आरसीएम नहीं है। अब इसके अलावा जीएसटी कब लगता है गवर्नमेंट पे? जब वो बिजनेस एंटिटी को क्या देते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं। बिजनेस एंटिटी कौन सी? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर रहा हो? एक्सीड कर रहा हो, तो क्या लगता है? जीएसटी लगता है। और तभी उसके ऊपर क्या आता है? आरसीएम आता है। स्पीड पोस्ट पे कभी नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर गवर्नमेंट कर रहे हैं, उस पे कभी नहीं आएगा। सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट पे कभी क्या नहीं आएगा? आरसीएम नहीं आएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अभी आरसीएम नहीं है। इसके अलावा जो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है वो तभी टैक्सेबल होती है जब रिसिपेंट बिजनेस एंटिटी हो प्लस उसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा हो, और फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा? आरसीएम आ जाएगा। उसके ऊपर क्या आएगा? आरसीएम आएगा। अब एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रेलेवेंट हो सकता है, थोड़ा सा रेलेवेंट हो सकता है। आरसीएम में जीटीए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अब जो बता रहा हूं थोड़ा सा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिसिपेंट कौन? बिजनेस एंटिटी। कौन? बिजनेस एंटिटी, प्लस उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है तो भी उस पर जीएसटी लगता है। मैंने क्या कहा? आरसीएम पूरा एग्जेम्पशन से जुड़ा हुआ है। आरसीएम पूरा ही क्या जुड़ा हुआ है? एग्जेम्पशन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ आरसीएम पढ़ लिया काम नहीं चल सकता। ओके, सिर्फ एग्जेम्पशन पढ़ ली काम नहीं चल सकता। दोनों साइमल्टेनियसली बिल्कुल बराबर की नॉलेज होना जरूरी है। एग्जेम्पशन प्लस किसकी है? आरसीएम की है। तो आरसीएम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बता रहा हूं एग्जेम्पशन। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इकलौता एक्सेप्शन है जहां बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या नहीं कर रहा है? एक्सीड नहीं कर रहा है, तो भी वो टैक्सेबल है। लेकिन 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 तो भी वो क्या हो रहा है? टैक्सेबल तो हो ही रहा है, तो भी वो क्या हो रहा है? टैक्सेबल हो रहा है। अब ध्यान से समझेगा, अब ध्यान से समझेगा, आरसीएम नहीं है मतलब कौन पे करेगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे करेगा। लेकिन अगर रिसिपेंट जीएसटी लॉ में क्या हो? रजिस्टर्ड हो, अगर रिसिपेंट क्या हो? जीएसटी लॉ में क्या हो? रजिस्टर्ड हो,
तो फिर रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी पर भी क्या आ जाएगा, आरसीएम आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी, रिसिपेंट कौन है, बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए, बिजनेस एंटिटी। अब चाहे वो अमीर बिजनेस एंटिटी हो तो भी टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी में बिजनेस एंटिटी अगर गरीब भी हो, कौन हो, गरीब भी हो तो भी वो टैक्सेबल है। एक बात और बता देता हूं, स्पीड पोस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर है, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट है, इसमें हमारा रिसिपेंट अगर बिजनेस एंटिटी नहीं भी है तो भी जीएसटी लगता है। और किसमें लगता है, एफसीएम में। वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही जीएसटी जमा कराता है। इसके अलावा जो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होती है उस पे टैक्स तभी लगता है जब रिसिपेंट क्या हो, बिजनेस एंटिटी हो और उसका पिछले साल का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट को एक्सीड कर रहा हो। रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी में क्या है, जीएसटी तभी लगेगा जब आप हो बिजनेस एंटिटी। अब चाहे अमीर बिजनेस एंटिटी हो चाहे गरीब बिजनेस एंटिटी हो, क्या होगा, टैक्स लगेगा। अब अगर आप बिजनेस एंटिटी हो और प्लस रजिस्टर्ड हो तो फिर क्या आ जाएगा, आरसीएम आ जाएगा। आप बिजनेस एंटिटी हो और रजिस्टर्ड नहीं हो, आप बिजनेस एंटिटी तो हो लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही क्या करेगा, जीएसटी क्या करेगा, जमा कराएगा। बिजनेस एंटिटी होना तो अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब रजिस्टर्ड हुए, अगर आप क्या हुए, रजिस्टर्ड हुए तो समझ लेना क्या आ जाएगा, आरसीएम आ जाएगा। और रजिस्टर्ड नहीं हुए तो वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा जिसने रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी करी है वो ही क्या करने वाला है, टैक्स का पेमेंट करने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर्स, अगर ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो वो शेड्यूल 3 में जाएंगे। शेड्यूल किस में जाएंगे, 3 में। शेड्यूल 3 नीदर क्या है, नीदर क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ना आरसीएम ना ही कौन सा है, एफसीएम। अगर आप डायरेक्टर हो लेकिन आप एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आप क्या नहीं हो, एम्प्लॉय नहीं हो, तो शेड्यूल 3 में नहीं जाओगे। फिर आपके द्वारा दी गई सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी में टैक्सेबल है, लेकिन उस पे जीएसटी कौन पे करेगा, आपके जो रिसिपेंट कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो आरसीएम में क्या करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्टर हो लेकिन आप एम्प्लॉय नहीं हो कंपनी के, बॉडी कॉर्पोरेट के। अगर हो तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, और अगर नहीं हो तो फिर उसके ऊपर क्या लग जाएगा, आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट है, कमीशन पे काम करते हैं, नए नए क्लाइंट्स लाते हैं, पुराने क्लाइंट्स को रिन्यू कराते हैं, उनकी पॉलिसी को क्या कराते हैं, रिवाइव भी करवाते हैं, और उसके बदले क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। कौन से एजेंट की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट की बात कर रहे हैं। अब इनका जो रिसिपेंट होगा दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस एजेंट लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है और जनरल इंश्योरेंस भी हो सकता है, कोई भी कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस हो। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो फिर उसके ऊपर क्या होगा, आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, और आपका जो रिसिपेंट इंश्योरेंस कंपनी है वो ही क्या करेगी, उस पे जीएसटी का पेमेंट करेगी। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, सर्विसेज सप्लाइड बाय ये रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट है, वसूली करने वाले, लेकिन रिकवरी एजेंट किसके, रिकवरी एजेंट किसके किसके किसके, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ किसके, बैंकिंग कंपनी के। किसके, बैंकिंग कंपनी के। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड है, एनबीएफसी भी क्या है, इंक्लूड है। आरबीआई की परमिशन से, आरबीआई की रेगुलेशन से बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी रिकवरी एजेंट रख सकते हैं। ओके, अगर आप रिसिपेंट बैंकिंग कंपनी हो या फिर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर आप क्या हो, एनबीएफसी हो, तो फिर क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। रिकवरी एजेंट पे आरसीएम है, प्रोवाइडेड रिसिपेंट कौन होनी चाहिए, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और कौन होनी चाहिए, एनबीएफसी। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, सर सप्लाई ऑफ सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर। अनु मलिक, अनु मलिक की बात कर रहे हैं। फोटोग्राफर, आर्टिस्ट लेट एमएफ हुसैन, आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, अपने आर्ट का क्या करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं। अपनी आर्ट का क्या करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, कॉपीराइट करते हैं। और द लाइक, जैसे लिरिक्स लिखने वाले हैं, लिरिक्स क्या करते हैं, लिखते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं, वो उसका क्या करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं। अनु मलिक अपनी धुन म्यूजिक का क्या करवाते हैं, कॉपी राइट करवाते हैं। उनकी बात कर रहे हैं, ऑथर की बात नहीं कर रहे हैं।
ऑथर की, चेतन भगत की बात नहीं कर रहे हैं, मेरे जैसे ऑथर की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अनु मलिक की है। आर्टिस्ट जो होते हैं और जो फोटोग्राफर होते हैं और जो लाइक उस तरह के होते हैं, उन्होंने अपने क्या करवाया है, कॉपीराइट करवाया है, और कॉपीराइट करवा के उन्होंने क्या करा है, टेम्परेरी ट्रांसफर करा है। टेम्परेरी ट्रांसफर करना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं, टेम्परेरी ट्रांसफर करा है, मतलब परमिटिंग द यूज कर दिया है। किसको 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 करेंगे, म्यूजिक कंपनी को। अनु मलिक किसको करेगा, म्यूजिक कंपनी को क्या करेंगे, ओके, या फिर किसको करेंगे, प्रोड्यूसर इनको करेंगे। तो जो रिसिपेंट हो वो उस पे जीएसटी का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, म्यूजिक कंपोजर की, फोटोग्राफर की, आर्टिस्ट की, लाइक की। और क्या करा है, जो ओरिजिनल कॉपीराइट था वो उन्होंने परमिट टू यूज करा है। अगर आपने जिसको परमिट टू यूज करा है, अगर वो उसे फर्दर क्या कर दे, परमिट टू यूज कर दे, फर्दर परमिट टू यूज कर दे, फर्दर परमिट टू यूज कर दे, तो फिर उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। आरसीएम सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है जो ओरिजिनल कॉपीराइट का होल्डर है, ओरिजिनल कॉपीराइट का होल्डर है वो अगर म्यूजिक कंपनी को क्या करता है, परमिट टू यूज करता है, टेम्परेरी ट्रांसफर करता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, तो ही उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब आगे की बात ध्यान से समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑथर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, ऑथर की बात कर रहे हैं। ओके, ऑथर ने अपनी बुक का क्या करवाया है, कॉपीराइट करवाया है, और वो उसके कौन है, ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर हैं। ऑथर जो है वो उस बुक के ओरिजिनल कॉपीराइट क्या है, होल्डर है, उनके पास में उसका क्या है, कॉपीराइट है। वो अगर किसको, पब्लिशर को, वो अगर पब्लिशर को क्या करते हैं, अपनी बुक छापने का क्या करते हैं, कॉपीराइट, उसको बेचने का क्या करते हैं, कॉपीराइट देते हैं, तो उसके ऊपर आरसीएम होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आरसीएम है, लेकिन इस आरसीएम को चेंज किया जा सकता है। बाकी आरसीएम पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहां चेंज करने का ऑप्शन है, यहां चेंज करने का ऑप्शन है, क्योंकि आरसीएम आने से अगर आप कोई अदर सप्लाई भी कर रहे हो तो फिर आपको आईटीसी का क्या करना पड़ता है, अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, आईटीसी का अपॉर्शनमेंट की फफूंद में पड़ना पड़ता है। और आरसीएम आने से जो रिसिपेंट होते हैं वो अवॉइड करते हैं, वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं किसको, आरसीएम की कंप्लायंसेस को करने में। तो यहां पे रिलैक्सेशन दिया है, आरसीएम को अवॉइड किया जा सकता है, किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है, वो तभी किया जा सकता है जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, नहीं हो तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि आरसीएम अवॉइड करोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर तो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या फिर आप क्या करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। क्योंकि आरसीएम अवॉइड करोगे, टैक्स अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको ऑथर को जीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। फिर अपॉर्शनमेंट वाली फफूंद नहीं रहेगी, आईटीसी भी आपको मिलता रहेगा। तो आप पहले क्या कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ में आप डिक्लेरेशन दें, आपको क्या देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और क्या डिक्लेरेशन देंगे कि मुझे इस पे क्या चाहिए, फॉरवर्ड चार्ज चाहिए, मैं इस पे क्या चाहता हूं, फॉरवर्ड क्या चाहता हूं, चार्ज चाहता हूं। और ये अगर आपने ऑप्शन अवेल करा तो पूरे फाइनेंशियल ईयर पे फिर आपको एफसीएम पे ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और जो भी आप इनवॉइस इशू करोगे उस इनवॉइस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, उस इनवॉइस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। मतलब ऑथर है और ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर है, पब्लिशर को उसने क्या करा है, परमिट टू यूज करा है, टेम्परेरी ट्रांसफर करा है, और उस केस में वो अगर आरसीएम को अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस पे एफसीएम लेना पड़ेगा, रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चाहते हो, और वो पूरे फाइनेंशियल ईयर तक क्या रहेगी, एप्लीकेबल रहेगी, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर तक एप्लीकेबल रहेगी। इसके बाद में आरसीएम में हमारा ओवरसीइंग जो कमिटी होती है, ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई को सप्लाई दे रही है। आरबीआई सर्विस सप्लाइड बाय आरबीआई तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, बाय आरबीआई तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन टू आरबीआई क्या नहीं थी, एग्जेम्प्ट नहीं थी, टू आरबीआई नहीं थी। अब एक बात ध्यान से समझना, ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई के जो स्ट्रेस्ड एसेट होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, तो उनकी टेक केयर के लिए जो ओवरसीइंग कमिटी होती है,
आरबीआई को क्या दे रही है, आरबीआई को क्या दे रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस दे रही है। तो उस केस में आरबीआई को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर्विस सप्लाइड बाय मेंबर्स ऑफ क्या है, ओवरसीइंग क्या है, कमिटी है, टू रिजर्व बैंक ऑफ किसको दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं। तो उसके ऊपर क्या होने वाला है, आरसीएम एप्लीकेबल होने वाला है, उस पे होने वाला है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे एमवे के भी होते हैं, मोदी केयर के भी होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के थ्रू ही क्या करती है, माल बेचती है। आरसीएम कब होगा, जब वो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो। इसका मतलब वो क्या ना हो, बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, अदर देन क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, अदर देन पार्टनरशिप फर्म हो, और अदर देन क्या हो, एलएलपी हो। तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एमवे के नहीं है, मोदी केयर के नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसके होने चाहिए, बैंकिंग कंपनी के। फोन आता है आपके पास में बैंक की तरफ से और बोलते हैं ये क्रेडिट कार्ड है, ये फैसिलिटी ले लो। बैंक नहीं करती है कभी भी ऐसे कॉल। वो उसके कौन होते हैं, जो डीएसए होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, जो कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। और अगर वो किसके हैं, बैंकिंग कंपनी के हैं, बैंक के अलावा इंश्योरेंस के और किसी पे आरसीएम नहीं है, इंश्योरेंस एजेंट पे आरसीएम है, इंश्योरेंस एजेंट पे आरसीएम है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर किसके हो, बैंकिंग कंपनी के हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं। बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनी की और किसकी, एनबीएफसी की बात कर रहे हैं। और सप्लायर कौन है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। इंडिविजुअल मतलब क्या नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर देन पार्टनरशिप फर्म है, अदर देन क्या है, एलएलपी है। ओके, और अपनी सप्लाई दे रहे हैं किसको, बैंक को, एनबीएफसी को। तो फिर उस केस पे क्या हो जाएगा, आरसीएम प्रोविजन क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पे आ रहे हैं, एनी सर्विस सप्लाइड बाय एन पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर सप्लायर कहां पर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, नॉन टैक्सेबल क्या है, टेरिटरी में है। और रिसिपेंट कौन है, एनी पर्सन लोकेटेड इन कौन सा, टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लायर कहां पर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, रिसिपेंट कहां पर है, टैक्सेबल टेरिटरी में है। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर आए, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर आए, इंडिया में आए, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो उसे हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे तो वैसे ही आरसीएम है, किसको पे करना पड़ेगा, रिसिपेंट को पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में रिसिपेंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब जहां सप्लायर कहां लोकेटेड होता है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में क्या होता है, लोकेटेड होता है। रिसिपेंट कहां होता है, टैक्सेबल टेरिटरी में होता है। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होता है, इंडिया में होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होता है, इंडिया में होता है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर आ जाए, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर आ जाए तो वो सप्लाई ना तो इंट्रा है और ना ही वो इंटर है, तो जीएसटी वैसे ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हो, टैक्सेबल टेरिटरी में हो, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है। और आरसीएम में क्या करना पड़ेगा, रिसिपेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो कौन है, अगर आप सप्लायर बाहर के ओआईडीआर हो, कौन से हो, ओआईडीएआर हो, मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विस हो। और रिसिपेंट कौन हो, रिसिपेंट अगर आपके कौन हो, एनटीओआर मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट हो। इंडिया में अनरजिस्टर्ड लोग पर्सनल पर्पस के लिए जो सप्लाई ले रहे हैं, उस केस में उस इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम नहीं है। उस ओआईडीआर वाले सप्लायर को ही इंडिया में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेक्शन 24 के प्रोविजन से, और जीएसटी पे करना पड़ेगा। बाकी सभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम है, एक्सेप्शन है ओआईडीआर सप्लायर बाहर का। रिसिपेंट कौन, पर्सनल पर्पस वाला, दैट इज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। अगर रिसिपेंट यहां पर बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी, तो आरसीएम लगा देंगे, तब तो आरसीएम लगा देंगे। लेकिन रिसिपेंट अगर बिजनेस एंटिटी नहीं है, तो फिर उस ओआईडीआर वाले सप्लायर से क्या लेंगे, जीएसटी लेने वाले हैं। तो हम क्या लेने वाले हैं, जीएसटी लेने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री को समझिएगा, क्या है, सर्विस सप्लाइड बाय ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अभी भी सप्लायर का था, नॉन टैक्सेबल क्या था, टेरिटरी के अंदर ही था। ओके, रिसिपेंट हमारा कौन है, इंपोर्टर, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो अभी भी हमारा इंपोर्टर ही था। अब ये कौन सी है, ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई ए वेसल, वेसल, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अगर आप इंडिया में कर रहे हो, फॉरेन एयरलाइन से कर रहे हो, तो वो तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वेसल के थ्रू आप क्या कर रहे हो, वेसल के थ्रू अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, और वेसल कौन सा है, फॉरेन शिपिंग कंपनी है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अब समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए
अगर आप कौन सी वैल्यू पे कर रहे हो, FOB वैल्यू पे कर रहे हो, FOB वैल्यू पे इंपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब सप्लायर फॉरेन शिपिंग बाहर का, रिसिपेंट कौन होगा? अगर FOB वैल्यू पे गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो रिसिपेंट होगा हमारा कौन? इंडिया में इंपोर्टर, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इंडिया, तो उसे हम बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसे हम बोलेंगे कौन सा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या RCM है। लेकिन अगर आपने CIF वैल्यू पे गुड्स इंपोर्ट करें, मतलब सप्लायर फॉरेन शिपिंग कंपनी है और रिसिपेंट भी कौन है? वहां का एक्सपोर्टर ही है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? इंडिया में। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है? इंडिया में है, तो वो सप्लाई इंटरस्टेट है। IGST के सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज C के प्रोविजन से इंटरस्टेट है। ओके, IGST लगेगा। कौन पे करेगा? सप्लायर भी बाहर का है, रिसिपेंट भी बाहर का है, तो उस केस में बोला है पे कौन करेगा? इंपोर्टर पे करेगा। मतलब दोनों ही केस में इंपोर्टर पे करना है। FOB वैल्यू पे करा है तो फिर उस केस में क्या होगा? हमारा जो रिसिपेंट है, रिसिपेंट इंडिया वाला होगा, वो पे करेगा। और CIF वैल्यू पे करा है तो रिसिपेंट तो बाहर का है, लेकिन इंपोर्टर क्या करेगा? वो पे करेगा। ओके, तो अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या करा है? गुड्स करा है वेसल से और आपकी फॉरेन शिपिंग कंपनी है, मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के सप्लायर है, रिसिपेंट भी बाहर का ही है, रिसिपेंट भी कहां का है? बाहर का है, तो GST कौन पे करेगा? इंपोर्टर, जो कौन है? टैक्सेबल किसमें है? टेरिटरी में, वो क्या करेगा? पे करेगा, वो पे करेगा। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, स्टिल ये इंटरस्टेट है। इंपोर्टर क्या करने वाला है? पे करने वाला है। इसके बाद वाली एंट्री हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? सर्विसेज सप्लाइड बाय ये बिजनेस फैसिलिटेटर्स है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। बिजनेस कौन सा है? फैसिलिटेटर है टू बैंकिंग कंपनी। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को दे और कौन से अकाउंट के रेस्पेक्ट में? जो रूरल एरिया ब्रांच के, कौन से? रूरल एरिया ब्रांच, तो वो तो GST में वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो उस पर RCM आ ही नहीं सकता। इसका मतलब RCM कब आएगा? जब कौन से अकाउंट के रेस्पेक्ट में दे रहे हो? अर्बन, जो अकाउंट कौन से? जो अर्बन एरिया ब्रांच के अंदर हैं। और कौन दे रहा है? बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, उस पर RCM नहीं है, बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा है। और वो भी किसका? बैंकिंग कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं, बिजनेस कौन से? बैंकिंग कंपनी का। तो सर्विस सप्लाइड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर, रिसिपेंट कौन है? बीइंग बैंकिंग कंपनी है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या नहीं है? कवर नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं है, बिजनेस फैसिलिटेटर है और बैंकिंग कंपनी है, और कौन सा अकाउंट के रेस्पेक्ट में हो? अर्बन, तो वो टैक्सेबल भी है और उसके ऊपर क्या आने वाला है? RCM एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट, अब ये एजेंट कौन सा है? ये है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे तो RCM था ही नहीं। अब ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का कौन है? एजेंट है। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का क्या है? एजेंट है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का क्या है? एजेंट है। और ये अपनी सप्लाई किसको देगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देगा। किसको देगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देगा। अब इसमें भी एक बात समझने की है, अगर ये बिजनेस कौन से के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं? जो अकाउंट है, और कौन से हैं? रूरल एरिया ब्रांच के हैं। किसके हैं? रूरल एरिया ब्रांच के हैं, तो वो तो GST में वैसे ही एग्जेम्प्ट है, उन इंटरमीडिएट को तो वैसे ही एग्जेम्प्ट कर रखा है। इसका मतलब अकाउंट कौन सा होगा? अर्बन एरिया ब्रांच का होगा। एजेंट निधि किसके एजेंट है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है, तो उसके ऊपर क्या होगा? RCM क्या होने वाला है? एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी सर्विस है? सिक्योरिटी सर्विस है। लेकिन सिक्योरिटी भी कौन सी? जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी हो, जिसमें क्या हो? सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल हो, मतलब मैन पावर सप्लाई की गई हो, सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई किए गए हो, CCTV कैमरे वाले नहीं। जहां पर क्या हो? सिक्योरिटी गार्ड क्या करे हो? प्रोवाइड करे हो, तो क्या होगा? RCM होगा। तो क्या होगा? RCM होगा। आप कौन होनी चाहिए? आप होनी चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आप कौन होनी चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपेंट कौन हो? रजिस्टर्ड हो। रिसिपेंट कौन हो? रजिस्टर्ड हो, तो RCM लगेगा। पहली बात क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी बॉडी गार्ड प्रोवाइड करने वाले, सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्या नहीं होनी चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए। और रिसिपेंट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड। लेकिन वही बात, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 51 की वजह से रजिस्टर्ड हो, सिर्फ और सिर्फ TDS, और वो भी कौन से वाले? वही कैटेगरी क्लॉज A, B और कौन से वाले? C वाले।
अगर आप क्लॉज डी में हो, PSU हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, गवर्नमेंट बोर्ड हो, गवर्नमेंट ऑथोरिटी हो जिसमें एटलीस्ट 51% इक्विटी किसकी हो, सरकार की हो, गवर्नमेंट सोसाइटी हो, तो फिर उस केस में RCM आ जाएगा। तो फिर उस केस में क्या आ जाएगा, RCM आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट TDS की वजह से रजिस्टर्ड हो और आप सिर्फ क्लॉज ABC वाले हो, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, लोकल ऑथोरिटी हो और गवर्नमेंट कौन सी एजेंसी हो जो सिर्फ और सिर्फ TDS की वजह से रजिस्टर्ड है, तो फिर उस केस में क्या नहीं आएगा, RCM नहीं आएगा। दूसरा वन मोर यहां पर है, अगर आप रजिस्टर्ड हो लेकिन अगर कंपोजिशन वाले हो, ये बात GTA में नहीं थी, ये बात किसमें नहीं थी, GTA में नहीं थी। ओके, ये GTA में नहीं थी। दूसरी बात, गवर्नमेंट की सप्लाई में भी ये बात नहीं थी, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कर रहे हो आप, अदर देन कौन से होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, अदर देन कौन से हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, रिसिपेंट आपका रजिस्टर्ड हो, लेकिन वो सेक्शन 10 वाला रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, RCM क्या होगा, प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सर्विस सप्लाइड बाय ट्रांसफर ऑफ क्या डेवलपमेंट राइट, दैट इज TDR है। ओके, FSI है। ओके, या एडिशनल क्या है, FSI है। तो अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो प्रमोटर ही GST पे करेगा, चाहे वो कौन सा हो, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, अदर देन रेसिडेंशियल क्या हो, प्रोजेक्ट हो, मतलब आपका रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो तो भी प्रमोटर को ही पे करना है, और अदर देन क्या हो, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो तो भी किसको पे करना है, प्रमोटर को ही क्या करना है, पे करना है। इसका भी सीधा कनेक्शन किससे जुड़ता है, एग्जम्पशन से जुड़ता है। आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आप क्या दे रहे हो, रेसिडेंशियल फ्लैट बनाने के लिए ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है। वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। जितने रेसिडेंशियल फ्लैट बनेंगे उतना क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन उसमें से भी जितने बुक नहीं हो पाए वो एग्जेम्पशन क्या हो जाएगी, बाद में विड्रॉ हो जाएगी और फिर उसके ऊपर RCM में प्रमोटर को पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक प्रोजेक्ट में मान लीजिए 80% फ्लैट्स बनने हैं, कारपेट एरिया का, टोटल कारपेट एरिया का 80% क्या बनने हैं, फ्लैट्स बनने हैं। आपने किसी को प्रमोटर को ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट कर दिया तो आज ही 80% क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आज ही 80% क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। और 20% पे किसको पे करना पड़ेगा, प्रमोटर को आज पे करना पड़ेगा, क्या GST पे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग देखेंगे कब निकलता, उस पर पे करना पड़ेगा। कल इस 80% में से, इस 80% में से भी 60% फ्लैट ही क्या हो पाए, बुक हो पाए, क्योंकि बुक होंगे तो गवर्नमेंट को GST मिलेगा। और इसमें से 40% में 80 की बात कर रहा हूं, 80 का मतलब है कि इसमें से टोटल कितना हो गया, 48% हो गया टोटल का, और ये हो गया कितना हो गया, 32 हो गया। और 20% पे तो पहली टैक्स हो गया था, क्योंकि वो तो किसके लिए था, रेसिडेंशियल फ्लैट के लिए नहीं था। तो इस पे तो प्रमोटर क्या करेगा, RCM में क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। 80% पे एग्जेम्पशन ले ली थी, कल उसमें से सिर्फ आपने 60% फ्लैट बुक कर पाए, ओके, 40% फ्लैट बुक नहीं कर पाए, तो फिर इसके ऊपर भी प्रमोटर क्या करेगा, पे करेगा, और RCM में ही क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो प्राइमा फेसी रेसिडेंशियल फ्लैट पे ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाती है उतने पोर्शन पे जितने फ्लैट्स की क्या नहीं हो पाई है, बुकिंग नहीं हो पाई, फिर उसके ऊपर क्या आता है, RCM आता है। सेम विथ होता है किसके साथ में, लॉन्ग टर्म लीज है ऑफ 30 इयर्स, और कौन सा है, मोर है। लॉन्ग टर्म लीज होनी चाहिए, चाहे वो अपफ्रंट हो, चाहे वो पीरियोडिक पेमेंट पे हो, कैसे भी हो, प्रमोटर ही पे करेगा, प्रमोटर ही पे करेगा। चाहे वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए हो, चाहे वो अदर देन रेसिडेंशियल के लिए हो, हमेशा ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पे है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स पे है, लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर पे है, प्रमोटर को दिए हैं तो उसके ऊपर क्या लगना है, RCM ही लगना है। तो उसके ऊपर क्या लगेगा, RCM ही लगेगा। ये नई एंट्री थी जिसको हमने अमेंडमेंट में पढ़ा था। आप क्या कर रहे हैं, रेंटिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना है, रेंटिंग है। मोटर व्हीकल होनी चाहिए, मोटर व्हीकल होनी चाहिए। मोटर व्हीकल भी कौन से, जो पैसेंजर वाले, गुड्स वालों पे क्या नहीं है, RCM नहीं है। गुड्स वालों पे क्या नहीं है, RCM नहीं है। आप जो सप्लायर हो वो कौन होनी चाहिए, आप होनी चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपेंट का स्टेटस क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब सबसे पहले रेंटिंग हो, मोटर व्हीकल कौन से पैसेंजर वाले हो, आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, रिसिपेंट आपका क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट ही हो, रिसिपेंट आप बॉडी कॉर्पोरेट हो। अब जो आप कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हो उसके अंदर फ्यूल की कॉस्ट आपने क्या कर रखी हो, इंक्लूड कर रखी हो। फ्यूल का पैसा भी क्या कर रहे हो, आप चार्ज कर रहे हो, ओके। और प्लस 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 आपकी जो इनवॉइस है वो 12% वाली नहीं है, सेम GTA वाला, सेम कौन सा, GT वाला 5% वाली है तो क्या आ जाएगा, RCM आ जाएगा। अनरजिस्टर्ड है तो RCM आ जाएगा। पहला रेंटिंग देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर देखो, आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, ये देखो। रिसिपेंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट है, आप क्या करें, ये चीज देखिए।
कंसीडरेशन में फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूडेड है। ये देखिए अनरजिस्टर्ड हो तो आरसीएम आई जाएगा, और रजिस्टर्ड हो तो 5% वाली आपने रेट ऑप्ट करी हो तो फिर उसके ऊपर क्या आने वाला है, आरसीएम आने वाला है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, आरसीएम आएगा। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी है। एक कौन होगा, लेंडर होगा, वो तो होगा सप्लायर, और एक कौन होगा, बोरोवर होगा, और सिक्योरिटी को क्या करा जाएगा, लेंड किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बोरोवर है, उसके पास में आज कोई पर्टिकुलर शेयर्स नहीं है, आज के भाव चल रहे हैं कौन से, 2100 रुपए के भाव चल रहे हैं, 2100 है, लेकिन उसको लग रहा है कि ये अब भाव गिरेंगे, उस इंडस्ट्री में भाव गिरेंगे और ये बहुत गिरेंगे और गिर के 1100 भी आ जाएंगे। अब ये अगर आज बेच लेवे, आज बेच दे, तो आज इसके पास 2100 रुपए आ जाते, पर इसके पास है ही नहीं, तो इसने कहा कि कोई मेरे को सिक्योरिटी अगर क्या कर दे, लैंड कर दे, जो इन्वेस्टर हो, जिसका मन आगे तक क्या करने का और रखने का हो, इन्वेस्टमेंट की तरह रखने का हो, तो वो मेरे को सिक्योरिटी क्या दे दे, किराए पे दे दे। उस किराए वाली सिक्योरिटी को आज मैं क्या करूं, 2100 रुपए में बेच दूं, और फिर कल मैं उसको 1100 रुपए में खरीद के वापस से उसको क्या कर दूं, दे दूं, तो मैं मुनाफा कमा लूं। और जो क्या होगा, लैंडर होगा, उसको तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखना था, उसे बेचने का भी कोई मन नहीं था, तो उसको मैं बाद में वापस से दे दूंगा। और इस बीच में जितने समय के लिए उसने मेरे को सिक्योरिटी किराए पे दी है, मैं उसको क्या दूंगा, किराया भी दूंगा। और ये सारा काम सेबी के किसके थ्रू होगा, इंटरमीडिएरी के थ्रू होगा, इंटरमीडिएट के थ्रू होगा। और लेंडर को क्या मिलेगा, लैंडिंग फी मिलेगी। तो सिक्योरिटी की जो क्या होती है, लैंडिंग होती है, और लेंडर को लैंडिंग क्या मिलती है, फी मिलती है। उसके ऊपर आरसीएम में बोरोवर क्या करेगा, पे करेगा। बोरोवर उसमें ऑलवेज आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इन दोनों में मालूम नहीं होता है कि कौन लेंडर है और कौन कौन है बोरोवर है, क्योंकि सारा काम किसके थ्रू होता है, इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। तो इंट्रा है, इंटर है, मालूम नहीं पड़ता। रिसिपेंट कौन है, वो मालूम नहीं पड़ता। तो इनवॉइस भी कौन सी होगी, 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ वाली इनवॉइस इश्यू होगी, आईजीएसटी होगा। बोरोवर क्या करेगा, पे करेगा, किस पे, लैंडिंग फी पे। और इंटरमीडिएरी ने जो कमाए होंगे उसके ऊपर आरसीएम नहीं है, इंटरमीडिएरी की फी पे कोई आरसीएम नहीं है। आरसीएम किस पे है, लैंडिंग फी के ऊपर कौन सा होने वाला है, आरसीएम क्या है, एप्लीकेबल है। मतलब ये तो कौन हो गया, लेंडर हो गया, इसको क्या मिलेगी, लैंडिंग फी मिलेगी। और सिक्योरिटी की लैंडिंग किसके थ्रू होगी, इंटरमीडिएट के थ्रू होगी। ये कौन होगा, बोरोवर होगा। बोरोवर के ऊपर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, और आईजीएसटी पे करेगा। 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ से इनवॉइस क्या होगी, इशू होगी। तो ये हमारा लैंडिंग ऑफ कौन सा था, सिक्योरिटी का क्या था, प्रोविजन था। आरसीएम क्या होगा इस केस में, एप्लीकेबल होने वाला है। कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, आरसीएम का प्रोविजन यहां पर क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये सभी हमारे 9(3) वाले क्या थे, आरसीएम थे। अब हम आ जाते हैं कौन से वाले आरसीएम, हमारे 9(4) वाले कौन से हैं, आरसीएम है। 9(4) वाले आरसीएम प्रमोटर पे, प्रमोटर पे एक तो कौन सा था, 9(3) में ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट था, ओके। और कौन सा था, लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर पे था, और फ्लोर स्पेस इंडेक्स था। अब प्रमोटर क्या बनाएगा, प्रोजेक्ट बनाएगा। प्रमोटर क्या बनाएगा, प्रोजेक्ट बनाएगा। कौन से, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जहां पर सरकार ने कहा फ्लैट पे जीएसटी की रेट 1%, अफोर्डेबल पे और अदर देन अफोर्डेबल पे 5% कर दी है, और विदाउट आईटीसी कर दी है। मतलब कोई भी आईटीसी आपको मिलेगा भी नहीं, कोई नहीं मिलेगा। आप फटाफट फ्लैट पूरी कोशिश करो कि बुक करवाओ, बुक कराओ, और बुक कराने पे मात्र 1% जीएसटी या 5% क्या होगा, जीएसटी होगा। लेकिन कोई भी हम आपको क्या नहीं देंगे, आईटीसी नहीं देंगे। सुनिएगा, एक बात ध्यान समझिएगा, अगर आपको आईटीसी मिलता हो, अगर आप आईटीसी मिलता हो, तो आपको कभी फर्क नहीं पड़ता कि जिससे आप परचेस कर रहे हो वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो भी जो टैक्स पे करोगे आपको आईटीसी मिल जाएगा, और अनरजिस्टर्ड हो तो टैक्स पे ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपके लिए कॉस्ट दोनों ही सेम रहेगी। लेकिन अगर कहीं आपको आईटीसी नहीं मिलता है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड से खरीदोगे तो वो जीएसटी लगाएगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा तो वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, और अनरजिस्टर्ड से खरीदोगे तो वो जीएसटी नहीं लगाएगा, तो आपको बचत होगी। तो जहां पर भी आईटीसी नहीं मिलता है वहां पर हमेशा हमारा फोकस रहता है कि अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदें। तो बस गवर्नमेंट वहीं पर आरसीएम लेकर आई है 9(4) वाला प्रमोटर पे, जहां उन्होंने कहा 1% रेट है, 5% रेट है, विद कंडीशन के साथ कि कोई भी क्या ना हो, आईटीसी ना हो, कोई भी क्या ना हो, आईटीसी ना हो। तो ऐसे में प्रमोटर अपना सारा ही माल अनरजिस्टर्ड से ना खरीदे, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या, प्रमोटर अपना कैपिटल गुड सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड से ही खरीदोगे। अगर प्रमोटर आपने अनरजिस्टर्ड से क्या खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा, तो 9(4) वाला आरसीएम एप्लीकेबल होगा, और उस कैपिटल गुड्स पे जो भी एप्लीकेबल रेट होगी
जो भी एप्लीकेबल रेट होगी उस रेट से आपको उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। किस पे? उस कैपिटल गुड्स पे जो भी एप्लीकेबल रेट होगी, 5 होगी, 12 होगी, 18 होगी, 28 होगी, प्रमोटर आपको उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके। सीमेंट 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 हमेशा रजिस्टर्ड से ही खरीदोगे, प्रमोटर सीमेंट हमेशा रजिस्टर्ड से। हम सिर्फ उन प्रमोटर की बात कर रहे हैं जो क्या बना रहे हैं, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो आगे 1% और 5% वाला जीएसटी क्या करने वाले हैं, चुकाने वाले हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ओके। जो कॉमर्शियल अपार्टमेंट्स बनाते हैं जिसपे 12% जीएसटी फुल आईटीसी मिलता है, वहां सरकार को फर्क नहीं पड़ता रजिस्टर्ड से खरीदो या अनरजिस्टर्ड से, लेकिन जहां 1-5% है विदाउट आईटीसी ये फर्क पड़ता है। तो कैपिटल गुड्स हमेशा रजिस्टर्ड से, सीमेंट हमेशा रजिस्टर्ड से। सीमेंट पे जीएसटी की रेट 28 है, तो अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो 28% से आपको आरसीएम में क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, आरसीएम में पे करना पड़ेगा। अब सबसे विशेष बात यह है कि आप जो भी अपना इनपुट और इनपुट सर्विस खरीदोगे, जो भी इनपुट और इनपुट सर्विस खरीदोगे, इनपुट और इनपुट कौन सा है, सर्विस है। ओके। वो आप कम से कम 80%, एटलीस्ट कितना है, 80%, एटलीस्ट कितने की बात कर रहे हैं, 80% की हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं। ओके। एटलीस्ट 80% इनपुट और कौन सा है, इनपुट सर्विस। इनपुट और कौन सा है, इनपुट सर्विस है, इनपुट सर्विस। ये आपको कम से कम 80% अनरजिस्टर्ड से खरीदना है। कैपिटल गुड्स हमेशा किससे खरीदना है, रजिस्टर्ड से खरीदना है। ओके। हमेशा रजिस्टर्ड से खरीदना है। सीमेंट हमेशा ही किससे खरीदनी है, रजिस्टर्ड से खरीदनी है। सीमेंट हमेशा ही रजिस्टर्ड से खरीदनी है। अगर थोड़ी सी भी सीमेंट आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदी तो 94 आरसीएम में 28% से जीएसटी क्या करना, पे करना। कैपिटल गुड्स पे जो जो एप्लीकेबल रेट है उस इससे क्या करना, पे करना। अब आपने जो आपके इनपुट और इनपुट सर्विस है, अगर आपने 80% से कम अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदे तो क्या आएगा, आरसीएम आएगा, और रिसिपेंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब इसमें एक बात समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने 70% किससे खरीदा, रजिस्टर्ड से, तो बस 10% पे क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। 10% पे क्या लगेगा, 10% वैल्यू पे क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। और वो कौन सी रेट से लगेगा, वो एप्लीकेबल रेट नहीं है, उस पे रेट हम बता रहे हैं 18% रेट लगेगी। अब वो चाहे इनपुट सर्विस कोई सी भी रेट के हो जो अनरजिस्टर्ड से खरीदे हो, कैपिटल गुड्स पे एप्लीकेबल रेट है, सीमेंट पे 28 से ही पे करना पड़ेगा, लेकिन बाकी पे आपको 18% से पे करना पड़ेगा। मतलब इस पे आपको 18%, 10% पे कर देना, 10% से क्या कर देना, पे कर देना। अब एक बात ध्यान से समझना, 80% आपने किससे खरीदा है, रजिस्टर्ड से खरीदा, कोई शॉर्टफॉल नहीं है, लेकिन 20% बचा हुआ आपने जो अनरजिस्टर्ड से खरीदा है वो सीमेंट है, वो क्या है, सीमेंट है। तो अब उस पे आपको 28% पे क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि सीमेंट 1% भी क्या नहीं होगी, अनरजिस्टर्ड से नहीं होनी चाहिए। टोटल 100% इनपुट है, इस 100 में से सिर्फ 70% ही किससे है, रजिस्टर्ड से है, और 30% किससे है, अनरजिस्टर्ड से है। 30% किससे, अनरजिस्टर्ड से। अब ध्यान से समझना, इस 30% में से 20% जो चीज है वो सीमेंट है, जो 20% है वो सीमेंट है, और 10% कोई अदर इनपुट सर्विस है। आपको क्या कहा था, सीमेंट तो बिल्कुल भी अनरजिस्टर्ड से नहीं खरीदनी है। अब इसके ऊपर क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, 28% से पे करना, और जैसे ही आप 20% पे कर दोगे तो 70% तो आपने वैसे ही रजिस्टर्ड से खरीद लिया था, और 20% से क्या कर दिया, पे कर दिया। अब हो गया, अब इस 10% पे आपको पे करने की क्या आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है, सीमेंट ऑलवेज किससे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड से ही होनी चाहिए। सीमेंट ऑलवेज रजिस्टर्ड से होनी चाहिए। 70% आपने किससे खरीदा है, रजिस्टर्ड से खरीदा है। 70% आपने किससे खरीदा है, रजिस्टर्ड से खरीदा है। 5% आपने सीमेंट है वो आपने किससे खरीदी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है। ओके। और बाकी का आपने 25% भी किससे खरीदा, वो बाकी के दूसरे अदर इनपुट सर्विस हैं, किससे खरीदा, अनरजिस्टर्ड से। करना क्या होगा, इस सीमेंट पे तो आपको 28% से पे करना ही पड़ेगा, तो अब टोटल कितना हो गया, 75 हो गया। और इस 25% पे भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेबल रेट 18% से पे करना पड़ेगा। सिर्फ कितने पे, 5% पे। तो 80% वाली कंडीशन कंप्लाई हो जाएगी, 80% वाली कंडीशन कंप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब है, सीमेंट ऑलवेज किससे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड से, अदरवाइज 28% पे कर दो। कैपिटल गुड्स ऑलवेज रजिस्टर्ड से, नहीं तो उसकी जो एप्लीकेबल रेट है उससे पे कर दो। और आपके जो इनपुट सर्विस है, इंक्लूडिंग कौन सा, सीमेंट, एटलीस्ट 80% किससे होना चाहिए, रजिस्टर्ड से ही होना चाहिए।
सीमेंट बिल्कुल भी अनरजिस्टर्ड से मंजूर नहीं होगा। भले ही आपने बाकी के इनपुट सर्विस 80% आपने किससे खरीद लियो, रजिस्टर्ड से खरीद लियो, लेकिन आपने सीमेंट अनरजिस्टर्ड से जितनी भी खरीदी उस पे आप 28% से पे करने के लिए क्या रहिएगा, तैयार रहिएगा। ये हमारा 94 वाला क्या होता है, आरसीएम होता है। तो इसी के साथ हमने सारे आरसीएम क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, इंक्लूडिंग कौन सा 94 वाला आरसीएम भी कवर कर लिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं सबसे ज्यादा रेलेवेंट इसके अंदर जो है वो कौन सा है, जीटीए है। सबसे ज्यादा जो इसके अंदर रेलेवेंट है वो कौन सा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है, जीटीए है। उसके सबसे ज्यादा एग्जाम में आते भी हैं और आने के क्या रहते हैं, हमेशा ही क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो ओके स्टूडेंट,